हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है, समन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समन का शाब्दिक अर्थ याद रखिएगा, बुलाना होता है। क्या होता है? बुलाना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है? न्यायालय द्वारा समन की तामील संबंधित प्रावधान कहाँ उपबंधित है? तो ये आदेश 5 के नियम 9 में उपबंधित किया गया है कि न्यायालय द्वारा समन की तामील, ठीक है, मतलब न्यायालय द्वारा समन की जो तामील है उससे संबंधित प्रावधान आदेश 5 के नियम 9 में उपबंधित किया गया है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे में ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है, तामील के लिए वादी को समन किया जाना सिविल प्रक्रिया संहिता के किस नियम के तहत दिया गया है? तो ये जो है आदेश 5 के नियम 9 के का में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, आदेश 5 के नियम 9 का में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? आदेश 5 नियम 15 के अंतर्गत समन की तामील प्रतिवादी के किसी वयस्क सदस्य को कब की जा सकेगी? तो याद रखिएगा, प्रतिवादी अपने निवास स्थान से उस समय अनुपस्थित है जब उस पर समन की तामील उसके निवास स्थान पर की जानी है और समन की तामील का उसकी ओर से प्रतिग्रहण करने के लिए सशक्त उसका कोई अधिकारी नहीं है। मतलब यहाँ पर ए और बी दोनों होगा। ठीक है, जो आदेश 5 नियम 15 के अंतर्गत समन की तामील प्रतिवादी के किसी वयस्क सदस्य को की जा सकेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए और बी मतलब सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, प्रतिस्थापित तामील किस नियम के तहत की जाती है? नियम पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, आदेश 5 नियम 20 के तहत जो है प्रतिस्थापित तामील की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? यदि प्रतिवादी जेल में है तो समन की तामील किस प्रकार की जा सकती है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, प्रतिवादी पर तामील के लिए जेल के बाहर साधक अधिकारी को सौंप कर, ठीक है, प्रतिवादी पर तामील के लिए जेल के बाहर साधक अधिकारी को सौंप कर जो है की जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि पैरवी में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वादपत्र और लिखित कथन, ये दो चीज़ें कौन कौन? वादपत्र और लिखित कथन, ये दो चीज़ें पैरवी में शामिल हैं। तो 7 नंबर में ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? निम्नलिखित में से क्या अभिवचन में शामिल है? मतलब क्या अभिवचन में यहाँ पर शामिल है? तो याद रखिएगा, तात्विक तथ्य केवल, ठीक है, तात्विक तथ्य जो है केवल अभिवचन में शामिल है। तात्विक तथ्य केवल मतलब बी ऑप्शन सही होगा 8 में आपका।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि अभिवचन को परिभाषित किस नियम के तहत किया गया है। तो याद रखिएगा, अभिवचन को परिभाषित आदेश 6 नियम 2 में किया गया है। मतलब ए ऑप्शन सही होगा, आदेश 6 नियम 2 में किया गया है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिवचन किसके द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। तो याद रखिएगा, अभिवचन जो है वो प्लीडर और पक्षकार दोनों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, प्लीडर और पक्षकार दोनों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, अभिवचन में संशोधन किस नियम के तहत किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, आदेश 6 नियम 17 के तहत। ठीक है, अभिवचन में संशोधन किया जा सकता है आदेश 6 नियम 17 के तहत। मतलब ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है अभिवचन में संशोधन कैसे किया जा सकता है। तो अब पूछा गया है कि अभिवचन में संशोधन कैसे किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष, विचारण न्यायालय के समक्ष और द्वितीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष, मतलब ये सभी है। यहाँ पर ये सभी, मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत न्यायालय किसी कार्यवाही को परिवर्तित या संशोधित करने की अनुज्ञा दे सकता है। तो याद रखिएगा, किसी भी पक्षकार को आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत न्यायालय किसी कार्यवाही को परिवर्तित या संशोधित करने की अनुज्ञा दे सकता है, तो वो भी किसी भी पक्षकार को। ठीक है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। समझ गए, आदेश 6 नियम 17 याद रखिएगा, आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत, ठीक है, किसी भी पक्षकार को अनुज्ञा दे सकता है। 14 नंबर कहता है सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 7 नियम 1 किससे संबंधित है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, वाद पत्र में अंतर्विष्ट की जाने वाली प्रविष्टियाँ। ये जो है सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 7 नियम 1 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि निम्न में से वाद पत्र में क्या सम्मिलित नहीं है। तो याद रखिएगा आप लोग, साक्ष्य तथ्य, ठीक है, साक्ष्य तथ्य जो है वो वाद पत्र में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, वादपत्र का लौटाया जाना किस नियम के तहत दिया गया है। तो याद रखिएगा, वादपत्र का जो लौटाया जाना है वो आदेश 7 नियम 10 के अंतर्गत, ठीक है, आदेश 7 नियम 10, मतलब 16 नंबर में आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है वादपत्र नामंजूर किए जाने संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो भाई वादपत्र नामंजूर किए जाने से संबंधित प्रावधान जो है वो आदेश 7 नियम 11 में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि वादपत्र नामंजूर किए जाने के क्या आधार हैं। तो याद रखिएगा, ये सभी, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मतलब जहाँ वाद हेतु प्रकट नहीं होता, फिर जहाँ वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है, और जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है, ठीक है, वादपत्र नामंजूर किए जाने के ये आधार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत वादपत्र को वाद हेतु ना होने के कारण नामंजूर किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, आदेश 7 नियम 11 का में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि लिखित कथन न्यायालय में किस समय सीमा में देना होगा। तो याद रखिएगा, समन की तामील से 30 दिन के भीतर।
कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है मुजेर से संबंधित प्रावधान कहाँ दिए गए हैं? तो ये भी याद रखिएगा, आदेश 8 नियम 6 में। आदेश 8 नियम 6 में जो है मुजेर से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। आदेश 8 नियम 6 में याद रखिएगा, मुजेर से संबंधित है ये नियम। आदेश 8 नियम 6 जो है वो मुजेर से संबंधित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है मुजराई का दावा कब दिया जा सकता है? तो ये भी याद रखिएगा, धन वसूली के बाद में। बी ऑप्शन सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है मुजरा कितने प्रकार का होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, मुजरा जो है वो 2 प्रकार का होता है, वैध मुजरा और सामयिक मुजरा। तो यहाँ पर ए और बी दोनों, ठीक है, सही है। यहाँ पर मुजरा कितने प्रकार का होता है? ए और बी दोनों, वैध मुजरा और सामयिक मुजरा। क्वेश्चन नंबर 24, न्यायालय वादपत्र कब नामंजूर कर देगा यदि वह, तो भैया 2 प्रतियों में हो, ठीक है। जब 2 प्रतियों में होता है तो न्यायालय जो है वादपत्र को नामंजूर कर देता है। क्वेश्चन नंबर 24 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त लोग भी सीपीसी की अच्छे से तैयारी कर सके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी कर सकें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आने हैं आपके पेपर में। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं आप, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में बेल ऑन कर लीजिएगा नोटिफिकेशन पाने के लिए। और चलिए अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।